आपने कभी सोचा है कि समाज कैसे बनता है? परिवार, शिक्षा, धर्म, विवाह और जाति जैसी संस्थाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें समाज शास्त्र में मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम समाज शास्त्र की प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषाएं तथा इसके विषय क्षेत्र को विस्तार से समझेंगे और वीडियो के अंत में इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बिना संभव नहीं है। इसलिए समाज को समझने के लिए समाज शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। समाज शास्त्र हमें यह समझने में सहायता करता है कि समाज कैसे कार्य करता है, सामाजिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता आदि का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूप है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? सोशियल जो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है समाज। दूसरा है लोगस जो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। इसे हम और उदाहरण से समझते हैं। परिवार का उदाहरण लेते हैं। जब घर में माता पिता, बच्चे, दादा दादी एक दूसरे के साथ रहते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने अपने दायित्वों को निभाते हैं तो यह सामाजिक संबंधों का उदाहरण है। समाज शास्त्र यह अध्ययन करता है कि परिवार समाज को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा उदाहरण स्कूल या कॉलेज का उदाहरण। कॉलेज में शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, नियमों का पालन करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। समाज शास्त्र यह समझाता है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज को कैसे बदलती है। समाजशास्त्र की परिभाषा है मैकावियर एवं पेज के अनुसार। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। मैकावियर एवं पेज ने क्या कहा कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच बने विभिन्न सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज शास्त्र इन संबंधों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए माता पिता और बच्चों का संबंध, शिक्षक और छात्र का संबंध, मित्रों के बीच संबंध, पति पत्नी का संबंध, इन सभी संबंधों को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। इसलिए समाजशास्त्र का मुख्य विषय सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। गिन्निंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र पूरे समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह केवल संबंधों तक सीमित नहीं बल्कि समाज की संरचना, संस्थाओं, समूहों, रीति रिवाजों और सामाजिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए परिवार कैसे कार्य करता है, शिक्षा समाज को कैसे प्रभावित करती है, सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं। इन सभी प्रश्नों का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र करता है। आगे देखते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कितना व्यापक होना चाहिए, इस विषय पर समाजशास्त्रियों के बीच मतभेद रहा है। जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे जॉर्ज सिमेल। प्रमुख प्रवर्तक इनके साथ साथ और कौन थे? वान वीज, मैक्स वेबर, विरकार। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। इस संप्रदाय का मानना है कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, उनकी अंतर वस्तु का नहीं। कांच के गिलास। कल्पना कीजिए आपके सामने 3 कांच के गिलास रखे हैं। पहले गिलास में पानी है, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब है। इन तीनों गिलासों में भरी हुए वस्तुएं अलग-अलग है लेकिन गिलासों का आकार एक जैसा है। यहाँ गिलास का आकार स्वरूप है और उसके अंदर भरी हुई वस्तुएं अंदर वस्तुएं। सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र को यह नहीं देखना चाहिए कि गिलास में क्या भरा है बल्कि केवल उसके स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। इसके और एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संघर्ष एक सामाजिक संबंध का स्वरूप है। यह संघर्ष 2 व्यापारिक कंपनियों के बीच हो सकता है, 2 राजनीतिक दलों के बीच हो सकता है या पति पत्नी के बीच भी हो सकता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय कहता है कि समाजशास्त्र को केवल संघर्ष के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, ना कि यह कि संघर्ष कहां और क्यों हो रहा है।
वेबर का मत। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन उन क्रियाओं का होना चाहिए जिनका संबंध अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से होता है। किसी व्यक्ति की क्रिया तभी सामाजिक क्रिया कहलाती है जब वह दूसरों को ध्यान में रखकर की जाए। उदाहरण के लिए शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, ग्राहक का दुकानदार से सामान खरीदना। इन क्रियाओं में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को ध्यान में रखकर कार्य करता है, इसलिए सामाजिक क्रिया है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक क्रियाओं के अर्थ को समझना है। वॉन बीज का मत। वॉन बीज ने सामाजिक संबंधों और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने कहा समाजशास्त्रों को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाज में होने वाली सभी सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन आदि समाजशास्त्र के विषय। उदाहरण के लिए किसी गांव में लोग मिलकर सड़क बनाते हैं, सहयोग। तो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करते हैं, संघर्ष। समाजशास्त्र का कार्य इन सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूप और प्रभाव का अध्ययन करना है। अगला है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की। इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है? सोरोकिन, इमाल दुर्खिम, हॉबहाउस। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यह संप्रदाय मानता है कि समाज के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शास्त्र का कार्य पूरे समाज का समग्र अध्ययन करना होता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर। हमारे शरीर में आंख, कान, दिल और पैर अलग अलग अंग है, लेकिन ये सभी मिलकर एक संपूर्ण शरीर बनाते हैं। यदि किसी एक अंग में समस्या होती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसी प्रकार समाज के विभिन्न क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए समाज को समझने के लिए सभी पहलुओं का संयुक्त अध्ययन करना होगा। सोरोकिन ने बताया कि समाज में कई प्रकार की गतिविधियां होती है, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक धार्मिक गतिविधियां। इन सभी में कुछ विशेष तत्व होते हैं, लेकिन एक सामान्य सामाजिक तत्व भी मौजूद रहता है। समाजशास्त्र का कार्य इसी सामान्य सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना है जो सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। सोरोकिन ने इसको इस प्रकार से समझाया। सोरोकिन ने समाज की अलग अलग गतिविधियों को अक्षरों के माध्यम से समझाया है। आर्थिक गतिविधि ABCDEFN, राजनीतिक गतिविधि ABCGHIN, धार्मिक गतिविधि ABCJKLN। इन उदाहरण का मतलब है कि इसमें DEFGHI को आप विशेष तत्व मान सकते हैं। जैसे आर्थिक गतिविधियों में पैसा या बाजार एक विशेष तत्व है जो धर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से देखें तो इन सभी गतिविधियों में N जो है तत्व जो है वो कॉमन या सामान्य है। यह N ही वह सामान्य सामाजिक तत्व है जो हर जगह मौजूद रहता है। तुर्खिम का मत। तुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तत्वों का विज्ञान माना। उन्होंने क्या कहा? समाज व्यक्ति से बड़ा और शक्तिशाली होता है। समाज में अनेक नियम, परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य होते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। समाजशास्त्र का कार्य इन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनना, यातायात नियमों का पालन करना, विवाह संबंधी सामाजिक परंपराओं का पालन करना। व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसे इन सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। ये ही सामाजिक तथ्य है। निष्कर्ष संक्षेप में, स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक सीमित रखता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय पूरे समाज को एक इकाई मानकर उसका समग्र अध्ययन करने पर बल देता है। इसी कारण आधुनिक समाजशास्त्र में समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अधिक व्यापक और व्यवहारिक माना जाता है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। सूरजपुर गांव का मेला। सूरजपुर गांव में हर वर्ष एक बड़ा मेला लगता था। मेले में गांव के सभी लोग भाग लेते थे। मेले में क्या क्या हुआ? कुछ लोग मिलकर मेले की तैयारी कर रहे थे, सहयोग। दो दुकानदार अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा। दो समूहों के बीच दुकान लगाने की जगह को लेकर विवाद हो गया, संघर्ष। बाद में पंचायत ने समझौता कराया, समायोजन। अब देखते हैं कि स्वरूपात्मक समन्वयात्मक संप्रदाय इस घटना को कैसे देखता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय। कल्पना कीजिए एक समाजशास्त्री मेले में आया। उसने यह नहीं देखा कि मेला धार्मिक है, आर्थिक है या सांस्कृतिक। उसने केवल लोगों के बीच बनने वाले सामाजिक संबंधों के स्वरूप को देखा। उसने नोट किया लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सहयोग। दुकानदार ग्राहकों के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा। दो समूह झगड़ रहे हैं, संघर्ष। पंचायत ने समझौता कराया, समायोजन। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहेगा? हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि मेले
क्यों लगा है या उससे कितना लाभ हुआ। हमें केवल यह समझना है कि लोगों के बीच कौन कौन से सामाजिक संबंध प्रक्रियाएं बन रही है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में दो छात्र प्रथम आने के लिए मेहनत करते हैं और मेले में दो दुकानदार अधिक ग्राहक पाने की कोशिश करते हैं, ये दोनों स्थितियों में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप समान है। इसलिए स्वरूपात्मक संप्रदाय का अध्ययन सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन आदि सामाजिक स्वरूपों तक सीमित रहता है। समन्वयतात्मक संप्रदाय। अब दूसरा समाजशास्त्री उसी मेले में आया। उसने केवल संबंधों को नहीं देखा बल्कि पूरे मेले का अध्ययन किया। उसने सोचा मेला गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, मेले से दुकानदारों की आय कितनी बढ़ी, धार्मिक गतिविधियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सामाजिक एकता कैसे बढ़ी, पंचायत की भूमिका क्या रही। समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहेगा, समाज को समझने के लिए केवल सामाजिक संबंधों को देखना पर्याप्त नहीं, समाज के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक पहलुओं का संयुक्त अध्ययन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए सूरजपुर का मेला धार्मिक भी है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है। समन्वयात्मक संप्रदाय इन सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करेगा। स्वरूपात्मक संप्रदाय कहता है कि मैं केवल ये देखूंगा कि लोगों के बीच किस प्रकार के सामाजिक संबंध बन रहे हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है मैं पूरे समाज और उसके सभी पक्षों का अध्ययन करूंगा। सूरजपुर मेले की कहानी में सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन का अध्ययन स्वरूपात्मक संप्रदाय, मेले के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन समन्वयात्मक संप्रदाय। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टडी विद डॉक्टर दीपा मैम को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से इसको जरूर शेयर करें। और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ है। धन्यवाद।